ऋत्विक, उठो बेटा, स्कूल जाना है। 7 बज गए और तुम अभी तक सो रहे हो। नेहा अपने बेटे ऋत्विक से कह रही थी। मम्मी सोने दो ना, वैसे भी मैं आज स्कूल जाकर क्या करूँगा। मेरे स्कूल में एनुअल फंक्शन की तैयारी चल रही है और मैं किसी में हिस्सा नहीं ले सका। आप तो जानते ही हैं, उस वक्त मैं बोर्डिंग स्कूल में एडमिशन पाने की तैयारी में जुटा था। और हाँ, आप ही तो मुझसे कहती थी कि ऋत्विक सिर्फ पढ़ाई पर ध्यान दो, ये खेल गाना बजाना कुछ काम नहीं आएगा। तुम्हें तो देहरादून के बड़े स्कूल में पढ़ना है। एनुअल फंक्शन की तैयारी में सारा समय बर्बाद हो जाएगा। अब आप ही बताइए, यदि स्कूल में आज पढ़ाई नहीं होगी, केवल तैयारी होगी, तो मैं समय बर्बाद करने क्यों जाऊं? ऋत्विक बेटा, अभी तो देहरादून के स्कूल के एडमिशन की परीक्षा समाप्त हो गई है। तुम घर पर बैठकर क्या करोगे? सारा दिन समय बर्बाद करने से अच्छा है कि स्कूल में ही तैयारियों को देखो और मजे करो। मम्मी, मैं हमेशा वही करूँ ना जो आप मुझसे कहती हैं। अगर आप कहेंगी तो मैं एनुअल फंक्शन में भाग लूँगा, आप नहीं कहेंगी तो नहीं लूँगा। आप स्कूल जाने को कहेंगी तो जाऊँगा, नहीं कहेंगी तो नहीं जाऊँगा। क्या मेरी कोई मर्जी नहीं? क्या मैं आपके हाथों की कठपुतली मात्र हूँ? ठीक है, मैं स्कूल जा रहा हूँ। आपको पता है मेरे स्कूल के सारे दोस्त मुझे कितना चिढ़ाते हैं। मुझे टीचर को भी जवाब देना पड़ता है कि एनुअल फंक्शन में भाग क्यों नहीं ले रहा हूँ। मैं सबसे क्या कहूँगी? मेरी माँ को इस सब समय की बर्बादी लगती है। जब शाम को मेरे सारे दोस्त खेलते हैं तब भी आप मुझे पढ़ाती ही रहती हैं। दूसरे बच्चों की तरह मेरा भी खेलने का मन करता है, लेकिन मेरे मन को समझने वाला यहाँ है कौन? मैं तो बस घड़ी की सुई की तरह भागता ही रहता हूँ। आखिर सबको पीछे छोड़ते हुए मुझे सबसे आगे जो निकलना है ना माँ? ऋत्विक अपना गुस्सा जाहिर करते हुए वहां से उठकर चला गया। नेहा ने ऋत्विक का यह रूप पहले कभी नहीं देखा था। हालांकि नेहा के पति आनंद उसे हमेशा कहते थे कि बच्चों को अपने हिसाब से भी जीने दो, लेकिन वो आनंद को भी चुप करा देती। नेहा चाहती थी कि उसका बेटा देहरादून के बड़े बोर्डिंग स्कूल में पढ़कर बड़ा आदमी बने। ऋत्विक 8वीं कक्षा में जाने वाला था और बोर्डिंग स्कूल का रिजल्ट भी कुछ ही दिनों में निकलने वाला था। नेहा तो समझती थी कि वो कितनी जिम्मेदार माँ है, हर वक्त अपने बेटे का भविष्य बनाने में लगी रहती हैं। लेकिन जिस बेटे के बारे में वो इतना सोचती हैं, वो उसके बारे में क्या सोचता है, ये जानकर वो अचंभित रह गई। खुद को एक समझदार और जिम्मेदार माँ समझने का उसका भ्रम अब टूट चुका था। मन एक अजीब सी उधेड़-बुन में लग गया था, जैसे अतीत में कहीं झांक कर जाना चाहता हो कि आखिर चूक हुई कहाँ। नेहा को जब किसी उलझन का कोई हल नहीं सूझता तो वो अकेले बाहर बालकनी में बैठ जाती है। आज भी उसने वही किया। बुझे मन से वो आसमान की तरफ देखने लगी। तभी उसकी नज़र सामने एक पेड़ पर पड़ी। उस पेड़ पर कुछ पंछी उछल कूद रहे थे। कभी वो इस डाली पर बैठते तो कभी उस पर। उनकी हरकतों से साफ जाहिर हो रहा था कि वो बहुत खुश हैं। नेहा सोचने लगी, क्या उसने कभी ऋत्विक को ऐसा स्वच्छंद उन्मुक्त बचपन दिया है? बचपन की ऐसी तमाम नादानियां करने दी हैं जो हर बच्चे का पहला अधिकार होता है। सोचते हुए नेहा की आंखें भर आई। उसे याद आया कि कैसे ऋत्विक बाकी सभी बच्चों की तरह बारिश में बाहर आंगन में भीगने की जिद करता, पर नेहा हमेशा यह दलील देकर उसे चुप करा देती कि भीगने से सर्दी लग जाएगी। लेकिन ना भीगने से क्या ऋत्विक को कभी सर्दी नहीं लगी? फिर उसकी नज़र घर के नीचे पानी में बहती कागज की नाव पर पड़ी, जो हिलती डुलती मजे से पानी में बहे जा रही थी, और उसे देख बच्चे खुश हो रहे थे। वैसे भी बेमौसम बरसात में बच्चे और भी झूम उठते थे। एक बार फिर नेहा को कुछ पुरानी बातें याद आ गई। ऋत्विक भी जब इतना बड़ा था तो एक दिन स्कूल से आया और कागज की नाव बनाने लगा, मगर उससे वो बन नहीं पा रही थी। जब नेहा ने यह देखा तो उससे कहा, बेटे, इस कागज की नाव के लिए तुम इतने परेशान हो रहे हो, इससे क्या होगा? तुम्हें तो बहुत बड़ा इंजीनियर बनना है, तुम तो बड़े बड़े जहाज बनाओगे, इस कागज के जहाज में क्या करना? चलो खाना खा लो। नहीं मम्मी, मैं कागज की ही नाव बनाऊंगा, मैं बड़ा जहाज नहीं बनाऊंगा। मैं इसे बनाकर मिट्टू और बंटी के साथ शाम को पानी में बहाऊंगा। फिर हम लोग देखेंगे कि नाव आगे जाती है। किसकी नाव आगे जाती है? अरे, नाव की रेस जीत कर क्या करोगे? चलो चुपचाप खाना खाओ और पढ़ने के लिए बैठो। कहते हुए नेहा ने उसकी टेढ़ी मेढ़ी नाव को फाड़कर फेंक दिया।
नेहा की इस हरकत पर ऋत्विक फूट फूट कर रोने लगा, लेकिन उसका दिल नहीं पसीजा। वो उसे डाइनिंग टेबल पर ले गई और चुपचाप खाना खाने को कहा। ऋत्विक रोता रहा और नेहा उसके मुंह में खाना ठूंसती रही। नेहा को याद आया कि उसने कभी ऋत्विक को कहीं अकेले नहीं जाने दिया। जब उसके सभी दोस्त बर्थडे पार्टी में जाते और वो भी जाने की जिद करता तो नेहा साफ मना कर देती। उसे लगता कि कोई बच्चा उसे गिरा न दे, उसे कहीं चोट न लग जाए। यही वजह थी कि वो उसे छुट्टी के दिन भी दोस्तों के घर नहीं जाने देती थी। वो हमेशा उसके दोस्तों से कहती कि वो सभी उसके घर पर आ जाएं, लेकिन ऋत्विक उनके घर नहीं जाएगा। शुरू शुरू में तो दोस्त उसके घर आते थे, लेकिन धीरे धीरे सबने आना बंद कर दिया और ऋत्विक अकेला पड़ता चला गया। जब भी उसने इस बारे में नेहा से शिकायत की तो उसका जवाब होता कि आखिर ऋत्विक को दोस्तों की जरूरत ही क्या है, उसकी माँ ही उसकी सबसे अच्छी दोस्त है। ऋत्विक तब घुट के रह जाता। नेहा को शायद तब उसकी घुटन का अंदाजा नहीं हुआ, लेकिन आज अपने जवान होते बेटे की बातों से उसे यह आभास हो रहा था कि सच में उसने अपने बेटे को इतना जकड़ कर रखा कि उसका बचपन ही दबकर रह गया। वो बचपन जब व्यक्ति आसमान का स्वच्छंद पंछी होता है, वो बचपन जहाँ इंसान बेफिक्री से सिर्फ वर्तमान में जीता है, वो बचपन जिसकी खट्टी मीठी यादें उम्र भर जहन में ताज़ा रहती हैं और जीने का संबल बनती हैं, वो बचपन जो कभी लौट कर नहीं आता और जिसे दोबारा जीने की ख्वाहिश हर दिल में रहती है। मन में ऐसे ही न जाने कितने विचार एक साथ उथल पुथल मचा रहे थे। नेहा के आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे। तभी कुछ सोचते हुए नेहा उठी और मन ही मन बुदबुदाने लगी। जो समय बीत गया उसे तो मैं वापस नहीं ला सकती, लेकिन अपने बेटे से माफ़ी तो मांग ही सकती हूँ। वो अंदर आई तो देखा ऋत्विक स्कूल जा चुका था। दूध का गिलास वैसे ही रखा था। आज जाने से पहले ऋत्विक ने उसे बाय भी नहीं किया। फिर कुछ सोचते हुए नेहा जल्दी जल्दी तैयार हुई और नीचे जाकर उसने गाड़ी निकाली। रास्ते में गुलदस्ते वाले के पास उसने गाड़ी रोकी और उसे बढ़िया सा गुलदस्ता बनाने को कहा। वह गुलदस्ता लेकर ऋत्विक के स्कूल के पास खड़ी हो गई। संयोग से तभी ऋत्विक की बस आई। ऋत्विक बस से उतरा तो अपनी गाड़ी सामने देखकर वहां रुक गया। माँ को सामने खड़ा देख उसने बेमन से पूछा, मम्मी आप यहाँ क्यों आई हैं? तुम्हें कुछ देने और तुमसे कुछ कहने, पर यहाँ ऐसी क्या बात है? ये तुम्हारे लिए है बेटा, मुझे माफ़ कर देना। ऋत्विक ने गुलदस्ता लिया और उसमें वह नोट पढ़ा जिसमें लिखा था, मुझे माफ़ कर देना ऋत्विक। ऋत्विक बेटा, मैंने तुम्हें जन्म तो दिया, लेकिन अच्छा जीवन नहीं दिया। मैंने तुम्हें खुले आसमान में उड़ने का हौसला तो दिया, लेकिन अपनी मर्जी से उड़ने की इजाज़त नहीं दी। तुम्हें उड़ने के लिए पंख तो दिए, लेकिन उड़ने से पहले ही उन्हें काट दिया। मैंने तुम्हें कभी आज़ाद चिड़िया की तरह स्वच्छंद महसूस नहीं करने दिया। मैं तुम्हारी गुनहगार हूँ, तुम्हारी माँ स्वार्थी है। माँ के मन के भाव पढ़कर ऋत्विक रो पड़ा और नेहा से लिपट कर बोला, नहीं माँ, आप मुझसे माफ़ी मत मांगिए, बल्कि आज तो मैं आपका गुनहगार हूँ। आज मैंने आपसे कितनी बदतमीजी से बात की, कितना कुछ कह गया मैं आपसे। ऋत्विक की बात को बीच में ही काटते हुए नेहा ने प्यार से उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, नहीं बेटा, यदि तुम आज नहीं कहती तो बहुत देर हो जाती और शायद मैं अपने बेटे को खो देती। आज तुमने अपने दिल की बात कहकर मुझे अपनी गलतियों का एहसास कराया है, मुझे मेरे मातृत्व का बोध कराया है। सही मायने में मैं तुम्हारी माँ बन पाई हूँ, तुम्हारी भावनाओं को समझ पाई हूँ। आज मुझे इस बात का एहसास हुआ है कि मेरी ख्वाहिशों का बोझ उठाते उठाते तुमने न जाने अपनी कितनी ख्वाहिशों को मन में ही दबा दिया। माँ के अविरल बहते आंसुओं को पोंछते हुए ऋत्विक ने उनके होठों पर उंगली रखते हुए उन्हें चुप हो जाने का इशारा किया। चुप हो जाओ मम्मी, मेरे दोस्त देख रहे हैं। अरे हाँ, मैं तो भूल ही गई थी कि तुम्हें स्कूल जाना है। माँ के इस बदले रूप की खुशी ऋत्विक के चेहरे पर भी साफ नजर आ रही थी। उसने माँ को कसकर गले लगाया और उसके माथे को चूमते हुए कहा, आई लव यू मम्मा। स्कूल से लौटकर आपसे ढेर सारी बातें करूँगा। अभी चलता हूँ। उछलता हुआ ऋत्विक अपना गुलदस्ता अपने दोस्तों को दिखा रहा था। नेहा का नोट उसने जेब में डाल लिया। नेहा अपने बेटे की समझदारी पर फूली नहीं समा रही थी।